एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा था। इससे पहले हमने लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ पढ़ा। देन थर्मल रिजर्वायर क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना? ठीक है। चलिए, उसके बाद आपने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। उसके बाद हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बीच आपने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। देन केल्विन प्लांक आपने स्टेटमेंट पढ़ा, क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ा, देयर इक्विवेलेंसी पढ़ा। उसके बाद परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड टाइम पढ़ा। उसके बाद आपने कार्नोट साइकिल की डेरिवेशन वाला पार्ट किया था। इसके बाद मैंने एक न्यूमेरिकल बताया था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। बी केयरफुल, आज से जो आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना, इनमें से एक न्यूमेरिकल जीटीयू 100% 7 मार्क्स में पूछता है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एट अ टाइम, मतलब आप क्वेश्चन नंबर लिख के रख लीजिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम है, और हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ कार्नोट इंजन रिसीव 5000 kilojule heat from a heat source at 427 degrees Celsius and reject heat at atmosphere at 27 degrees Celsius. Calculate the thermal efficiency of the engine and work produced by the engine. ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है क्या, कि आपके पास यहाँ पे एक T1 की वैल्यू दी हुई है और एक आपके पास T2 की वैल्यू दी है। तो अल्टीमेटली इफिशियंसी का जो फॉर्मूला था क्या था, T1 माइनस T2 अपॉन, ठीक है, T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसके बेसिस पे ये याद रखना कि जब भी इफिशियंसी का इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आप लेते हो तो आपको हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में रखना है। तो इसके बेसिस पे अल्टीमेटली इफिशियंसी निकल जाएगी, और इफिशियंसी का फॉर्मूला बेसिक क्या था, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाई। तो मेरे ख्याल से आपके पास हीट सप्लाई ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो हीट सप्लाई जो दिया हुआ है तो उससे आपका वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, इससे वर्क डन निकल जाएगा, मतलब पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा बोल रहा है इफ द इफिशियंसी, इफ द इंजन इज रिवर्सिबल and the efficiency of this irreversible engine is 75% of Carnot engine, find the percentage change in heat rejection for the same heat input and temperature. चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास Q दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, और अल्टीमेटली सबसे पहले इफिशियंसी और वर्क डन निकालना था। तो मैंने आपको जो बताया सेम रूल्स फॉलो किया उसने, और इसने 57% निकाल लिया। अब हमें भी पता है कि इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन की वैल्यू रखी, सॉरी इफिशियंसी की वैल्यू रखी, हीट सप्लाई की वैल्यू रखी, तो इन्होंने वर्क डन यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट करते हैं। तो अच्छा, इसने फिर हीट रिजेक्शन भी निकाल लिया। तो हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो Q2 इज इक्वल टू होगा Q1 माइनस वर्क डन। तो इसी इन्होंने हीट रिजेक्शन भी निकाला है। देन नाउ कंसीडर इंजन इज रिवर्सिबल। तो जब इंजन रिवर्सिबल हो जाएगा तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, तो 0.75% ऑफ एक्चुअल इफिशियंसी। अब इरिवर्सिबल, हमारे पास ऑलरेडी एक्चुअल इफिशियंसी दिया हुआ है, तो हमारी इरिवर्सिबल इफिशियंसी निकल गई। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर इरिवर्सिबल होगा तो कितना हीट रिजेक्शन होगा, उनके बीच में परसेंटेज निकालना। तो इन्होंने क्या किया, एक वर्क डन निकाला, वर्क डन गैस फॉर इरिवर्सिबल अपॉन हीट सप्लाई ऑफ इरिवर्सिबल इज इक्वल टू 0. ये आपकी इफिशियंसी यहाँ पे रख दी। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू 0.4286। और अल्टीमेटली यहाँ पे बोला है कि बट Q1 गैस इज सेम हीट सोर्स सप्लाई, मतलब Q1 के इक्वल होगा। तो आपके पास Q1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो Q2 गैस की वैल्यू आपने निकाल ली।
अब परसेंटेज चेंज इन हीट रिजेक्शन कितना होगा, तो Q2 डैश माइनस Q2 अपॉन Q2 इंटू 100, और इसके बेसिस पे उन्होंने कि 33% जो है वो हीट रिजेक्शन में चेंज आया वो कंप्लीट किया। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू कार्नोट इंजन वर्क इन सीरीज बिटवीन द सोर्स एंड सिंक temperature of 1200 Kelvin and 300 Kelvin. If both engine have same efficiency, determine the intermediate temperature. देखो एक बात याद रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इसका ग्राफ मतलब डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। क्या बोला, टू कार्नोट इंजन वर्क इन अ सीरीज, तो वर्क इन अ सीरीज का मतलब हुआ एक ये हुआ T1, इसके बाद एक इंजन हुआ E1, ठीक है, उसके बाद एक मिनट, ठीक है, ये हुआ T1, इससे हमें वर्क डन मिला इससे हमें वर्क डन W1 मिला। फिर ये Q1 क्वांटिटी ऑफ हीट लिया और Q2 हीट रिलीज किया। अब ये Q2 जो है इसका रिजेक्शन है, मतलब E1 का रिजेक्शन है और E2 का सप्लाई है। और अब जो सेकेंड इंजन है उससे हमें जो वर्क डन मिला वो हुआ W2, इससे हमें यहाँ पे Q3 पॉइंट मिला और Q3 के बेसिस पे T3 का टेम्परेचर उन्होंने दिया। इसका टेम्परेचर हुआ 1200 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर हुआ 300 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 300 केल्विन। क्लियर है? चलो, तो ये देखो इन्होंने ये बनाया, पहले हीट सोर्स दिया 1200 केल्विन, Q1, दिस वन दिस वन दिस वन। अब अल्टीमेटली आपको फाइंड आउट करना है कि T2 इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना होगा। तो अल्टीमेटली इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होता है, तो इफिशियंसी ऑफ T1 माइनस T2 अपॉन T1 और सेकेंड इंजन की इफिशियंसी T2 माइनस T3 अपॉन T2। स्टेटमेंट दिया गया है बट इफिशियंसी ऑफ वन इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ टू, मीन्स T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 अपॉन T2। और अल्टीमेटली दोनों से कैंसिल आउट करोगे तो इसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T3 और T2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T3। तो इससे 600 केल्विन। इजी न्यूमेरिकल था, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू कार्नोट इंजन वर्क इन सीरीज बिटवीन द सोर्स एंड सिंक ऑफ 550 केल्विन एंड 300 केल्विन। इफ बोथ इंजन डेवलप इक्वल पावर, देखो याद रखना जब भी पावर की बात करता है इट इज इंडिकेट द वर्क डन, ठीक है, तो डिटरमाइन द इंटरमीडिएट टेम्परेचर। ओके, तो सेम आपको पहले ही ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये बनाओगे तो भी आपको समझ। तो उन्होंने हीट सोर्स Q1 लिखा 550 केल्विन, इससे Q1 की क्वांटिटी सप्लाई की, Q1 से वर्क डन W1 हुआ, Q2 रिजेक्ट किया। अब ये Q2 यहाँ पे हीट सोर्स बन गया जो E2 को इंजन में गया जिससे वर्क डन मिला, और Q3 क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो सिंक में रिलीज की गई जिसकी वैल्यू थी 350 केल्विन। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो इफिशियंसी कितना हुआ, तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 और वर्क डन W1 अपॉन Q। सिमिलरली इफ eta 2 is equal to T2 minus T3 upon T2 और वर्क डन 2 अपॉन में Q2। तो अब क्या बोल रहा है, बट आउटपुट फ्रॉम द इंजन, आउटपुट क्या होता है, तो Q1 माइनस Q2 और यहाँ पे होगा Q2 माइनस Q3। तो अब क्या बोला कि वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 2, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अब ये वर्क डन का जो वैल्यू था W1 की वैल्यू वो यहाँ पे रख दी इन्होंने, तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q। तो इससे अब देखो ध्यान रखना ना क्या कर रहे हैं वो देखो। तो इन्होंने क्या किया कि अब मुझे एक Q1 और यहाँ पे एक माइनस T1 किया, ठीक है, और यहाँ पे एक माइनस Q1 किया। ये क्यों किया, तो ये अल्टीमेटली रिलेशन फाइंड आउट करना।
तो T1 और T1 दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से Q1 और Q1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इससे जो आपका इक्वेशन बनेगा, दोनों फॉर्मूले के लिए होगा ना, तो इससे जो आपका इक्वेशन बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, ये होगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। ठीक है, इसी तरीके से T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू Q3 अपॉन Q2। तो W1 अगर W2 को इक्वल हो गया तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3, और इन दोनों को एक दूसरे से अरेंज किया गया तो फॉर्मूला बना Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q2। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो मुझे मेरा जो इक्वेशन चाहिए वो क्या चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे Q2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसी तरीके से Q2 का यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, और इसी तरीके से Q2 का यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, मतलब हर तरफ Q2 का डिवाइड फॉर्म में लेके जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 प्लस Q3 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 2। ये देखो, ये दिख रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 मतलब यहाँ से अब हम लोग जो है ना ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो Q1 अपॉन Q2 की जगह T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं, और Q3 अपॉन Q2 की जगह T3 अपॉन T2 लिख सकते हैं। तो जब मैंने इस जगह पे कहाँ पे ये इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट की, ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन बना वो हुआ T1 अपॉन T2 प्लस T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2, और इससे अल्टीमेटली आपको T2 की वैल्यू मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि T1 और T3 की वैल्यू आपके पास क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 कार्नोट इंजन operates between temperature 1000 Kelvin and 300 Kelvin. Make calculation for the intermediate temperature if the work product by the engine are the ratio of 4:3:2. Okay? तो सबसे पहले आपको आपका मेन डायग्राम बनाना है। क्या है, सोर्स T1 इज इक्वल टू 1000 केल्विन और लास्ट वाला जो सिंक है 300 केल्विन। अब देखो, हीट सप्लाई किया है इंजन वर्क को, और मतलब जो वर्क डन मिला, इसी तरीके से यहाँ पे आए Q2 निकाला, Q2 रिजेक्ट हुआ और Q2 सप्लाई किया इंजन 2 को, इससे हमें वर्क डन 2 मिला, और फिर उसने Q3 रिजेक्ट किया और Q3 वापस थर्ड इंजन में गया जिससे वर्क डन मिला 3, और अल्टीमेटली Q4 जो है वो क्वांटिटी सिंक में गई, इसलिए यहाँ पे T4 इज इक्वल टू 300 केल्विन। क्लियर है। चलो, तो आपको पता है, ऑलरेडी पता है कि फॉर द इंजन एफिशिएंसी इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू W1 अपॉन Q1। सिमिलरली E2 के क्या होगा, तो T2 माइनस T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू W2 अपॉन Q2, एंड फॉर इंजन 3 eta इज इक्वल टू T3 माइनस T4 अपॉन T4 is equal to T4 upon work done W3 upon Q3। सिमिलरली अगर यहाँ से आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हीट सप्लाई Q1 की वैल्यू क्या हुई, तो वर्क डन प्लस Q2, इसी तरीके से Q2 की वैल्यू हुई वर्क डन 2 प्लस Q3, और Q3 की वैल्यू आई W3 प्लस Q4। ओके, तो हमने इक्वेशन नंबर लिखा 1, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। चलिए अब इक्वेट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। तो 1 और 4 से हमें एक रिलेशन मिल रहा है, ये देखो, ये और यहाँ से एक रिलेशन मिल रहा है। रिलेशन क्या है, तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू वर्क डन W1 अपॉन Q1 की जगह पे मैंने लिखा W1 प्लस Q2। ओके, और जब मैं इसको कैंसिल आउट किया तो इक्वेशन मतलब ये ऊपर गया ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया, तो ये हुआ T1 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 प्लस Q2 अपॉन वर्क डन, और इससे आपको अल्टीमेटली Q1 की वैल्यू मिली, Q2 की वैल्यू मिली
तो Q2 की वैल्यू क्या हुई, तो W1 T1 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, चलो, तो उसने इस इक्वेशन को ऐसे लिखा। सिमिलरली अगर इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को लेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, तो ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है ना, इस इक्वेशन को लेना है। और इक्वेशन नंबर 7 जो है वो ऑलरेडी हमारे पास रखा हुआ है। तो अब मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, तो हमारा इक्वेशन क्या बना, T2 माइनस T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू W2 अपॉन, अब देखो W2 अपॉन में Q2 है, तो अब Q2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड करके रखी है, तो Q2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। और जब एक दूसरे के साथ इसको मैनिपुलेट करोगे, तो आपका जो इक्वेशन आएगा, ये और ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू W2 अपॉन W1। ओके, अब बट W2 अपॉन W1 की वैल्यू जो है वो 3:4 दी हुई है, और T1 की वैल्यू आपके पास 1000 केल्विन दिया हुआ है। ठीक, जिसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी सॉरी T1 की वैल्यू दी है, तो अभी अननोन क्या बचा है, T2 और T3 बचा है। तो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 1000 माइनस T2 इंटू 3/4, और इसके बेसिस पे हमने एक इक्वेशन डिराइव किया जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने एक सिंपली फॉर्म में इक्वेशन को डिराइव कर लिया। चलिए अब इक्वेशन 2 एंड 5 को लेते हैं। तो हमारे पास 2 इक्वेशन क्या था, तो T2 माइनस T3 अपॉन T2, और 5 क्या था, तो W2 अपॉन में Q3 था, सॉरी Q2 था। तो Q2 की जगह पे उन्होंने क्या लिखा, तो Q3 प्लस W2, और इसको सेम जैसे लास्ट टाइम आपने मल्टीप्लाई किया था वैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके बेसिस पे आपको Q3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये Q3 की वैल्यू इन इक्वेशन 3 एंड 9 में पुट करो, तो इसके बेसिस पे अगेन आपको मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आएगा। इक्वेशन है T3 माइनस 300 अपॉन T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 2/3, और अल्टीमेटली ये इक्वेशन आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 8 वैल्यू ऑफ T2 पुट इन इक्वेशन 10, मतलब जो आपने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली थी T2 की, अब ये T2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे पुट करने की वजह से क्या होगा कि आपके पास T3 केवल एक ही अननोन है जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसके बेसिस पे आपका T3 की वैल्यू निकल आई, और T3 की वैल्यू जब आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 8 में जो आपने T2 की वैल्यू निकाली थी, तो वो T2 की वैल्यू आपकी निकल। तो अब जो आपका क्वेश्चन था कि इंटरमीडिएट टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, तो वो टेम्परेचर आपका एक है 455.55 केल्विन और दूसरा है 688 केल्विन। ठीक है, एक मिनट ना, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर अभी रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्नोट हीट इंजन अरेंज इन सीरीज प्रूव दैट द ओवरऑल efficiency of the system is eta is equal to eta1 plus eta2, या न्यू भी न्यू बोलते हैं, eta1 plus eta2 माइनस eta1 इंटू eta2। चलिए, तो इसने क्या बोला है, टू कार्नोट इंजन अरेंज इन सीरीज। तो हमने अरेंज इन सीरीज का एक पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाया। अब ईटा के फॉर्म मतलब इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, T1 माइनस T2 अपॉन T1, और इसके मतलब अगर मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया T1 eta1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2, और अल्टीमेटली T1 की वैल्यू क्या हुई, तो माइनस ऑफ T2 अपॉन eta1 माइनस 1। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 2, इसी तरीके से हमने 2 का भी एफिशिएंसी निकाल लिया। अब फॉर कंबाइंड सिस्टम मतलब ओवरऑल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे केवल 1 होगा और 3 होगा, और ये पूरे सिस्टम को मैंने एक होल सिस्टम ई माना है। ठीक है, तो ई की इफिशिएंसी मतलब इफिशिएंसी क्या होगी, तो ये होगी T1 माइनस T3 अपॉन T1। अब देखो यहाँ पे T1 की वैल्यू आपने पहले से निकाल के रखी है, और T3 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल के रखी है। तो T1 और T3 की वैल्यू अब यहाँ पे आप पुट करेंगे, और जब ये एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आपका जो क्वेश्चन था कि ईटा इज इक्वल टू
ईटा 1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 2 आपका निकल जाएगा। बराबर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स आप अटेंड करिए और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो